हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि हमारा 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हमारा पहला लेक्चर जो है इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इसको पूरा चैप्टर के बारे में। साथ में इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा तरीके से क्लियर करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा और तीसरा लेक्चर होने वाला है, दूसरे तीसरे लेक्चर में सिर्फ प्रैक्टिस होगी, टोटल प्रैक्टिस होगी। आपके साथ हम भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैं आपको 3 नियम बता देता हूँ इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको जो फॉलो करने हैं। पहली चीज़ कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए, यहाँ पर कथा तरीके मत इसको लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सुनोगे तो 2-3 दिन बाद आप इसको 50% भूल चुके होगे, फिर आगे जाके बिल्कुल ही आपका मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ कोई भी ध्यान नहीं रहेगा कि क्या बताया गया था। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम आपको ट्रिक समझाएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर ट्रिक ही समझा दीजिए। देखिए, ट्रिक इसलिए डायरेक्ट नहीं समझनी चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर बाई चांस अगर आप ट्रिक किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी फॉलो कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें हमारा थ्योरी क्वेश्चन भी हो जाए, थ्योरी पोर्शन भी होता है। तो अगर उसमें अगर क्वेश्चन पूछे गए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर, तो आप वहाँ पर ट्रिक्स ना इस्तेमाल करोगे, तब तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों ही इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना। और दूसरी चीज़, कोई भी तरीके की क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, सबके कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते किसको, क्यों बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम पढ़ें, क्यों, वाई। हर चीज़ को शुरुआत से पहले हम लोग को पूछना चाहिए ना, क्यों ये काम ही क्यों करना चाहिए, क्यों हम लोग को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है। सीधा से इसका आंसर हम लोग समझते हैं कि अभी जैसे कि अभी हम लोग बात करें या पहले के समय की बात करें, दोनों के समय जब से बैंक का उद्गम हुआ है तब से ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जब जब बैंक स्टार्ट हुई थी। क्यों हुई थी? अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में आप सभी की भागीदारी इसमें चाहिए होगी। जैसे कि हम सभी मान लेते हैं कि हम सब एक एंटरप्रेन्योर हैं। क्या है? हम लोग एक एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोग एक बिजनेस करते हैं, ठीक है। बिजनेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डेली के जितने जितने भी खर्चे होते हैं या फिर जितने भी हम लोग की इनकम होती है, छोटी मोटी इनकम, उसको हम लोग कहीं न कहीं तो रिकॉर्ड करते होंगे। आप बोलोगे जी सर। तो या तो हम लोग उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते होंगे टैली के थ्रू या एक्सेल के थ्रू या ऑफिस के थ्रू, या फिर हम लोग इसको नोटबुक में अपना लिखते होंगे कि हाँ मैंने ये खर्च किया। तो बोल सकते हैं कि नथिंग बट हम यहाँ पर कैश बुक की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बुक में लिख रहे हैं तो कैश बुक की बात कर रहे होंगे। जी, ठीक है। तो अब होता क्या था कि कैश बुक में आपने ट्रांज़ैक्शन तो सारे लिखे। अगर वो नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर बैंक के ट्रांज़ैक्शन आ गए, तो वहाँ पर क्या दिक्कत होती थी कि बैंक का ट्रांज़ैक्शन का मतलब है कि इसमें बैंक इन्वॉल्व है। क्या मतलब? बैंक के ट्रांज़ैक्शन का मतलब है कि इसमें बैंक इन्वॉल्व है। और जहाँ बैंक इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्प्यूट आने वाले हैं। डिफरेंस थोड़े बहुत क्रिएट होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं सर? जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपना बिज़नेस कर रहे थे, आपको किसी से पेमेंट लेनी थी, तो जो व्यक्ति ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड जो भी बंदा था, वो आपको आकर के अपना चेक देता है कि ये लीजिए सर आपकी चेक। मान सपोज़ कर लेते हैं 10,000 रुपये पेमेंट लेनी थी, उसने 10,000 रुपये की आपको चेक दी। उसने बोला सर आज 2 तारीख है, क्या तारीख है? आज 2 दिसंबर है और ये चेक आपकी 10 दिसंबर को बैंक में लगा लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी। क्या बोला? सर आज 2 तारीख है, इस चेक को 10 तारीख को लगा लीजिएगा, 10 दिसंबर को, और ये आपकी चेक क्लियर हो जाएगी। ठीक है? समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है कि चेक 10 दिसंबर की बारी आ गई। अब 2 दिसंबर को क्या हुआ कि अब हमने कैश बुक में क्या किया कि कैश बुक में हम लोगों ने लिख दिया कि भाई इस आदमी से हमें इतना पेमेंट लेना था, इसने हमको चेक दे दिए, इसका खाता खत्म। हो गया? तो अब हमने अपने बुक में तो दिखा दिया है कि मेरे पास 10,000 रुपये आ गए हैं और इस बंदे का खाता सेटल हो गया है। लेकिन अभी क्या मेरे पास चेक क्लियर हो गई है क्या? आप बोलेंगे सर अभी चेक तो क्लियर नहीं हुई है ना? सही बात है। अब ये चेक कब क्लियर होगी? जब मैं बैंक जाऊँगा, फिर वहाँ पर मैं जो बॉक्स होता है जिसमें चेक क्लियर डाली जाती है क्लियरेंस के लिए, उसमें पुट करूँगा। फिर बैंक वाले उस चेक को क्लियरेंस में डालेंगे। फिर उसके बाद जो बैंक के ऑफिसर होंगे वो चेक करेंगे कि जिस बंदे ने चेक दी है उसके खाते में सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है। होगा देन वो डेबिट करेंगे, फिर वो हमें क्रेडिट करेंगे। तो इसको लंबा प्रोसेस लगने वाला है। लेकिन अगर आज की तारीख में मैं अपना बैंक स्टेटमेंट मंगवाता हूँ, आज की तारीख में यानी कि 2 तारीख को जिस दिन मेरे को चेक मिली, उस दिन मैं अपना बैंक स्टेटमेंट मंगवाता हूँ, तो क्या उसका जो बैलेंस है वो मेरी कैश बुक के बैलेंस से मैच करेगा? सिंपल सा आप जवाब दो। नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 10,000 रुपये तो आज मैंने अपने कैश बुक में चढ़ा दिए कि हमको इससे चेक मिली, है ना। सामने वाले आदमी बैंक को हमने डेबिट किया,
एंड जो सामने वाला हमारा जो डेटर था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये तो हम लोग सिंपली काम कर लिया। लेकिन बैंक में तो अभी सब कुछ हुआ नहीं, बैंक को तो पता ही नहीं कि चेक आई है या नहीं आई है, कटी है या फिर नहीं कटी है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो इस वजह से ही जो डिफरेंस अराइज होता था, इसलिए इस टॉपिक को बनाया गया। इस टॉपिक के मदद से क्या होगा कि हम लोग एक तरफ से बैंक स्टेटमेंट को मंगाएंगे, एक तरफ से अपनी कैश बुक को देखेंगे, और जहाँ जहाँ डिफरेंसेस आ रहे होंगे तो उसके रीज़न को वहाँ पर पुट कर देंगे, और उससे हम लोग अपना बैलेंस को मैच करा लेंगे। सिंपल सा फंडा, बस इतना ही सा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आया होगा कि इसको क्यों स्टार्ट किया गया। बाकी अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट रह ही रहा है तो अभी वो भी डाउट खत्म हो जाएगा, बस लेक्चर के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, कैश बुक, पासबुक और ये। अच्छा, पासबुक का तो मतलब पता है ना आप लोगों को, आई होप समझते होंगे आप लोग। स्टेटमेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, है ना। और जब भी आप सब कोई भी खाता खोलता है तो उसको एक पासबुक दी जाती है जिसमें उसके ट्रांजेक्शन दिए होते हैं जो उसके बैंक द्वारा किए गए होते हैं, है ना। तो उसको हम लोग नथिंग बट पासबुक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बैंक एंट्री चढ़ा लेता है कि ये अकाउंट होल्डर ने ये ट्रांजेक्शन अपने बैंक से किए हुए हैं, तो वो उसकी एक कॉपी आपको दे देता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो बैंक आपको देता है वो एक्चुअली में कॉपी होती है, वो पासबुक पूरी तरीके से नहीं होती, असली कॉपी बैंक के पास होती है, वो जस्ट आपको सिर्फ एक कॉपी देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैश बुक और यहाँ पर दिया हुआ है पासबुक। यहाँ दिया हुआ है फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब पता ही चला ना, फेवरेबल है, बैलेंस क्या है, पॉजिटिव बैलेंस। अब यहाँ पर जो बैलेंस होता है, अब देखिए क्या होता है कि जब कैश अकाउंट हमारा होता है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है यानी कि अगर फेवरेबल बैलेंस है, तो अमाउंट जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सर ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो चलिए मैं एक समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारी कैश बुक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या चलाते हैं, यहाँ हम लोग चलाते हैं रिसिप्ट, और यहाँ पर हम लोग चलाते हैं पेमेंट या एक्सपेंसेस, जो भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी रिसिप्ट है 100 रुपये की, और पेमेंट हमने करी है 50 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना एराइज हो रहा है, अगर हम यहाँ पर 100 रुपये कर दें, कितना डिफरेंस, 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, या बैलेंस सीडी बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो ये जो बैलेंस आ रहा है 50 रुपीज़, ये हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता चलेगा, एक एक माइनर से माइनर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे पता चल रहा है कि आपने रिसीव किया 100 रुपये, खर्चा किया 50 रुपये, तो 50 रुपये का तो आपको फायदा हो रहा है ना, तो इसको फेवरेबली बैलेंस तो बोलेंगे। तो यानी कि हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस हो गया। और कैश बुक में इस साइड क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। क्या होता है, इस साइड हमारा डेबिट होता है, और इस साइड हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। यही तो होता है ना, इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट होता है। तो ये हमारा बैलेंस क्या हुआ, पासबुक का डेबिट बैलेंस हमारा क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। पासबुक, सॉरी पासबुक कह रहा हूँ, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस यानी कि फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बैलेंस तो जब ही होगा ना जब हमारे पास यहाँ डेबिट में अमाउंट आएगा। अब अगर यहाँ पर अमाउंट आता मेरा, यानी कि जैसे ये पासबुक, ये कैश बुक थी हमारी, यहाँ पर 50 जगह 100 यहाँ पर होता, और 50 यहाँ होता, यानी कि रिसीव हमने किया 50 रुपीज़, और पेमेंट एक्सपेंस हमने किया हुआ है यहाँ पर 100 रुपीज़ का। तो यानी कि ये तो 100 रुपीज़ से आके पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर जो 50 रुपीज़ की डेफिशिएंसी पड़ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बीडी। यही बोलते हैं ना, बैलेंसिंग फिगर हमारा 50 रुपीज़ का आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा निगेटिव होता है। यानी कि रिसीव किया हमने सिर्फ 50 रुपये, खर्चा कर दिए 100 रुपये, तो हमारा 50 रुपये का घटा हुआ ना। तो ये हमारा क्या होता है, निगेटिव बैलेंस। तो निगेटिव बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस। समझ पा रहे हो, यहाँ पर एक बीच में ऐसे लकीर मार देता हूँ। ओके, तो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है कैश बुक के अंदर, तो यानी कि वो डेबिट होगा, डेबिट साइड आता है ना। देखा आपने, डेबिट साइड आता है, जो कि हमारी क्या है, एसेट्स है। ठीक, अगर निगेटिव बैलेंस है तो हमारा क्रेडिट साइड आ रही है, देखो आप, क्रेडिट साइड आ रहा है। ठीक है, 50 रुपीज़ ही है। समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बारी बता देता हूँ इसको इरेज करके, ताकि कहीं से कोई भी तरीके से कमी ना बचे। ये आपने यहाँ पर कैश बुक बनाई, ठीक है, ये आपका क्रेडिट साइड, एंड ये आपका डेबिट साइड। ये रिसीव और ये पेमेंट, पी से पेमेंट, आर से रिसीव। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं 150 रुपीज़ मैंने एक्सपेंस किया, और हमको रेवेन्यू हुआ, यानी कि हमको टोटल मिला है पैसे 500 रुपये।
तो अब 500 रुपये तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर यानी कि मैं इसको नीचे ला करके क्लोज कर दूंगा। ठीक, अब यहाँ से 5 से 100 से मैंने -150 किया, तो मेरे पास जो बैलेंस फिगर आया वो कितना आया, 350 का आया। तो ये जो 350 आया है, ये हमारा क्या है, 500 मतलब 150 रुपये खर्चा किए और 500 रुपये हमको मिले, यानी कि 350 रुपये तो हमको फ़ायदा हुआ ना। तो ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस हुआ। क्या हुआ, पॉजिटिव बैलेंस हमारा हुआ, पॉजिटिव बैलेंस हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस। ये हमारा क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस। उसी तरफ अगर मैंने यहाँ पर बात करी थी, तो ये हमारा इधर बैलेंस आ रहा था, यानी कि ये हमारा क्रेडिट साइड आ रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया था, निगेटिव बैलेंस। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग, कितना बिल्कुल एकदम शांति से मैं इसी समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेना, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है, फेवर में जो है मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस कब होगा, जब खर्चे कम होंगे, इनकम ज़्यादा होगी। तो जब इनकम ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, तो हमारे पास कैश बुक में क्या एंट्री होगी, डेबिट साइड में एंट्री होगी, है ना, बैलेंसिंग फिगर में। तो डेबिट एंट्री, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस। क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस, यानी कि एसेट साइड हमारा। और अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि खर्चे ज़्यादा हो गए, पेमेंट कम रिसीव हुई, तो यानी हमारा क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। ओके, अब आते हैं हम लोग सीधे पासबुक के अंदर। अब देखते हैं कि पासबुक का क्या सिस्टम होता है इसमें। तो को पासबुक का सिस्टम क्या होता है यहाँ पर, कि पासबुक में ना कैश बुक से पूरा उल्टा होता है। आप बोलोगे उल्टा होता है मतलब कि आपको जब आप बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करते हो, या फिर आप अपने पापा मम्मी के फ़ोन में भी देख सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी तरीके पापा मम्मी ने किसी ने भी बैंक का ट्रांजेक्शन किया है जिसमें कोई खर्चा किया होगा, तो उसमें लिखा होगा योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय दिस अमाउंट, ये सब लिख के आता है। और जब कोई पैसे रिसीव होते हैं तो क्या लिख के आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। यही लिखा होता है ना, डेबिटेड और क्रेडिटेड। बैंक पासबुक में क्या होता है, क्योंकि बैंक पासबुक हमारी तो नहीं है, वो तो बैंक की है, तो बैंक अपने तरफ से उसको क्या करता है, डेबिट करता है। मतलब बैंक के लिए वो क्या है, फेवरेबल है। बैंक के लिए डेबिट करना क्या है, फेवरेबल है। लेकिन हमारे लिए वो फेवरेबल क्या होगा, बैंक की तरफ से क्रेडिट होना। अभी समझाता हूँ, देखो ये हमारी हो गई पासबुक। अब हम पासबुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, पासबुक तो हम लोग अपने किताब में बनाते नहीं, लेकिन ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि एक साइड ना, ये बैंक का साइड लिख लेते हैं। चलो ये पासबुक की बैंक की तरफ बनाते हैं। ठीक है, इसमें लिख देते हैं बैंक। ये बैंक की पासबुक है। आपने कोई खर्चा किया, ठीक है, आपने मान लीजिए 100 रुपये चाउमीन खा ली। ठीक है, मान लेते, सपोज कर लेते हैं। तो बैंक क्या करेगा, डेबिट कर देगा 100 रुपये। अगर आपने गूगल पे वगैरह इस्तेमाल किया होगा, देन क्या कर दिया, डेबिट, 100 रुपीज़ डेबिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कैश बुक में क्या हो रहा था कि डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस हो रहा था, लेकिन पासबुक का डेबिट 100 रुपये, यहाँ पर क्या हो रहा है, पासबुक का डेबिट 100 रुपये। मतलब कि यहाँ तो हम लोग खर्चा कर रहे हैं तो डेबिट दिखा रहा है, यानी फेवरेबल दिखा रहा है, लेकिन फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, बैंक अपने एंड से उसको डेबिट कर रहा है, अपने एंड से, हमारे एंड से नहीं। कैश बुक में हम अपने एंड से काम कर रहे होते हैं, और पासबुक में बैंक अपने एंड से काम कर रहा होता है। तो बैंक के लिए डेबिट करना फेवरेबल है, हमारे लिए फेवरेबल नहीं। हमारे लिए बैंक में फेवरेबल कब होगा, जब यहाँ पर क्रेडिट लिख के आएगा, जब हमारा दोस्त हमको 100 रुपये देगा। समझ रहे हो ना, एक सिंपल तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कब होगा, जब हमारा दोस्त हमको एक 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट कह रहा हूँ, 100 रुपये मेरे गूगल पे या मेरे अकाउंट में डालेगा, देन वो मेरा फेवरेबल बैलेंस होगा। और वो बैंक के लिए क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। समझ रहे हो। तो ये एक तरीके से का प्रोसीजर होता है। अगर आपको भी इतना समझ में नहीं आ रहा, तो अब इतना आप समझ लीजिए कि कैश बुक में जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो उल्टा होता है पासबुक के अंदर। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में हैवी लग रहा हो तो आप इतना समझिए, बाकी अभी सवाल लगाते लगाते आपको समझ में आने लगेगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इतना कॉन्सेप्ट इसी की बेसिस पे टिका हुआ है, पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। सब आपको अब इसी से समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। फिर हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने मेरे साथ 3 लेक्चर के जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपने वो क्वेश्चन को लगा लिया, तो फिर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन अगर आपने रिवाइज नहीं भी किया, तो आप जब भी इसको लेकर बैठोगे, बस एक बार ही रिवाइंड करना, प्रैक्टिस करने बैठ जाना, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको सारे डाउट क्लियर होंगे और एक कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के अंदर। और क्योंकि ये चैप्टर ऐसा होता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और लेकिन ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अभी तो आप 11th में हैं या 12th में होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, ये क्वेश्चन लगातार आपको मिलेंगे हर जगह। अकाउंट्स में ये चैप्टर रहता ही है और पूछा जाता है, चाहे फिर आप बीकॉम कर रहे हो या फिर आप लोग सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, एनीथिंग यू कैन डू। तो आप हम लोग आते हैं सीधे नीचे।
अब यहाँ पर कुछ नोट दिए हुए हैं, ये नोट मैं आपके साथ लिखवा देता हूँ, इसको आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है कि BRS इज जनरली, लिख लीजिए, BRS इज जनरली prepared in monthly, BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे बनाया जाता है। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा हम लोग लिखते हैं रीजन, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। क्या है, हम लोग BRS में क्या करते हैं, रीज़न फाइंड करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक के बीच में, इसको हम लोग रीज़न फाइंड करते हैं। और तीसरे से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन, एक एक हम लोग इंस्टॉलेशन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, चेक डिपॉजिट करी इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट करी इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। आराम से समझते हैं, कोई हैवी नहीं, लंबी सांस लीजिए और आराम से समझते हैं। हमको, जो हमने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे जो कस्टमर था उसने हमको 10,000 रुपये की चेक दिया करके। ठीक, अब उस चेक को हम लोग को क्या करना है, उस चेक को हम लोग को बैंक में डिपॉजिट करना है, कब, 10 तारीख को करना है। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने 10 तारीख को जा करके क्या किया, चेक को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, बैंक में, लेकिन बैंक ने क्या उसको तुरंत कलेक्ट कर दिया, नहीं किया। तभी इसमें लिखा हुआ बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। क्या लिखा हुआ, इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि चेक तो हमने डिपॉजिट कर दी पर अभी बैंक ने वो पैसा कलेक्ट नहीं किया है अपने कस्टमर के खाते से। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, ट्रिक भी समझते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाते हैं, फिर ट्रिक। अब हुआ क्या कि हमने अपने कैश बुक में क्या कर दिया था, हम लोग कैश बुक में तो अपनी एंट्री डाल दी थी। क्या एंट्री डाल दी थी, एंट्री डाल दी थी हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना, टू, और आपका डेटर, डेटर अकाउंट, जो आपका डेटा था 10,000 से, ये हमने एंट्री कर दी थी। बट यहाँ पर हुआ क्या, पासबुक में कोई एंट्री हुई ही नहीं। क्या हुआ, पासबुक में किसी भी तरीके की कोई एंट्री हुई हुई। तो ये क्या हो गया, अब इसमें 10,000 रुपये का बैंक पासबुक से जब हमने स्टेटमेंट मंगवाया तो कैश बुक में और बैंक पासबुक में मिला करके 10,000 रुपये का डिफरेंस अराइज हुआ। तो अब क्या करना होगा, अब हम लोग को देखना होता है कि क्या दिक्कत हो रही। तो हम लोग को पता चला कि ये चेक का सिस्टम हो रहा है, क्योंकि चेक तो हमने अभी डिपॉजिट करी है और बैंक में तो अभी आई नहीं है। तो अब देखिए, अब ये हमारा कैश बुक था, जब हमने इसमें 10,000 रुपये अपने लिखे कि हमको कस्टमर से रिसीव हुए हैं, तो हमने कैश बुक को क्या किया होगा, क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। क्या किया होगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट करना क्या होता है, कैश बुक को डेबिट करना, कैश बुक को डेबिट करना फेवरेबल होता है। तो डेबिट क्या, यानी कि कैश बुक को हमने बढ़ा दिया, पॉजिटिव है ना, बढ़ा दिए, घटाएंगे तो है नहीं। बट पासबुक हमारा कहाँ पर है, पासबुक हमारा कहाँ पर, पासबुक हमारा भी न्यूट्रल है, कुछ नहीं हुआ पासबुक में। तो कैश बुक को तुमने बढ़ा दिया और पासबुक मेरा भी वहीं के वहीं है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा। क्यों डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में अभी एंट्री हुई ही नहीं है। जब पासबुक में एंट्री नहीं हुई है और कैश बुक में एंट्री हो गई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 10,000 रुपये को माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रिक है, जो बढ़ा है उसको आप लकीर को ऊपर कीजिए, और जिसमें अभी कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है उससे आप उसको डाउन कर सकते हैं। बाकी अभी तो ये एक किया हुआ है क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे करने हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हमने क्या किया कि अपने एक कस्टमर को, मेरा कस्टमर नहीं था, मेरा एक क्रेडिटर था, उसको हमने 5,000 रुपये की चेक दी, 5,000 रुपये की हमने चेक दी, लेकिन अभी तक वो उसने बैंक में चेक नहीं लगाई है। बैंक में जब चेक नहीं लगाई तो यानी कि अभी हमारे बैंक में पैसा है, सेफली डिडक्ट नहीं हुआ है। इससे समझते हैं हमारे कैश बुक को। तो हमारे पास मान लेते हैं कि 5,000 रुपये की हमें कस्टमर अपने क्रेडिटर को चेक देनी थी, तो 5,000 रुपये की हमने चेक दी क्रेडिटर को। तो 5,000 रुपये मेरे पास से क्या होने चाहिए, जब मैंने 5,000 की किसी को चेक दी तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, सर माइनस होना चाहिए। माइनस होने का मतलब क्या हो गया, कैश बुक हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी।
क्या होगी, क्रेडिट यानी कि अनफेवरेबल। तो हमने कैश बुक को अपना निगेटिव कर दिया यानी कि क्रेडिट कर दिया। अब बैंक पासबुक की अगर हम लोग बात करें तो बैंक पासबुक तो हमारा अभी न्यूट्रल है, इसमें तो अभी कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं क्योंकि पैसा अभी डिडक्ट ही नहीं हुआ है। अब डिडक्ट नहीं हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, पासबुक के पल्ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, +5000। ओके, अब आते हैं इसमें, पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट इंटर इनटू कैशबैक। पेमेंट डायरेक्टली रिसीव होगी बैंक में, कोई कस्टमर था उसने बोला कि यार ये काम करते हैं ना, इन लोग को पहले पैसा दे देते हैं, अपने अपने जो बिजनेस होल्डर हैं उनको पहले पैसा दे देते हैं, बाद में हम लोग अपना शॉपिंग वगैरह करेंगे, अरे जो भी, आप एक तरीके से एग्जाम्पल समझो खाली, ठीक है। तो उन्होंने मेरे रातों रात मेरे बैंक में पैसे डाल दिए, मान लेते हैं 8000 रुपये डाले, ठीक है। तो पेमेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली रिसीव्ड हो गई बैंक के पास, बट नॉट इंटर इन कैश बुक। हमारे कैश बुक में अभी कोई भी इसकी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हमारे कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो यानी कि हमारा कैश बुक क्या है, अभी न्यूट्रल है। और बैंक पासबुक क्या हो गई हमारी, बैंक पासबुक में हमारी क्या हो गया कि सीधा एंट्री होगी, यानी कि बैंक पासबुक हमारी पॉजिटिव हुई होगी या निगेटिव हुई होगी। सर पॉजिटिव, क्योंकि पैसा तो ट्रांसफ़र आ गया, मेरे पास तो पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, जब बैंक पासबुक में मेरा पॉजिटिव बैलेंस हुआ तो बैंक पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिटेड, ठीक है। इस चार्ट को बिल्कुल छाप लीजिए आंखों के अंदर, क्या होता है, क्रेडिटेड। ये सब लिखना नहीं होता आपको, आप बस समझ जाओ, इतना ही बहुत होता है, ये नहीं कि आपको इसको कहीं ड्रॉ व्रॉ करना होगा, ये तो समझाने के लिए मैंने बस लिखा हुआ है। तो जब बैंक पासबुक अब अपना बढ़ गया, अब लेकिन हमारा कैश बुक कहाँ पर टिका हुआ है, हमारा कैश बुक यहाँ पर है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि बैंक पासबुक देख के हम लोग को यहाँ पर इसको डाउन कर लेना है, क्योंकि बैंक पासबुक क्या है, वो तो बैंक के ऑफिसर कर रहे हैं ना, हमारे कोई कंपनी का मेंबर तो वहाँ काम कर नहीं रहा है जो अपने बैंक पासबुक को वहाँ डाउन करवा देंगे। कैश बुक में तो हम लोग अपना कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो हम लोग के हाथ में है। तो क्या करना पड़ेगा कि कैश बुक को हम लोग को बैंक पासबुक के पास ले जाना पड़ेगा, यानी कि कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा +8000 रुपये, ठीक है। ओके, पेमेंट डायरेक्टली मेक बाय बैंक बट नॉट इंटर इनटू कैश बुक। अब देखो इसमें क्या हुआ कि उस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमारे खाते में रातों रात हमको जो है लखपति बना दिया गया, डायरेक्ट पैसे पेमेंट डाल दिया गया, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या हुआ कि बैंक ने इस समय हम लोग को गरीब कर दिया, क्यों कर दिया, रातों रात इन्होंने मेरे खाते से पैसे उड़ा दिए, कोई पेमेंट होगी, हमने किसी को चेक एक दी होगी, या फिर हमारा मतलब कोई चार्जेस कटे होंगे, बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए होंगे, ठीक है ना। तो हमसे पूछ के तो काटेगा नहीं, क्योंकि हम जब बैंक की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो कभी भी काट सकता है, या चेक दी होगी तो उसने पैसा काट लिया होगा। तो अब बैंक पासबुक में चेक कट गया, अब जैसे हम अपने कैश बुक में बनाते हैं, पहले कैश बुक में क्या हुआ, पहले इसको कैश बुक को समझते हैं। डायरेक्टली मेक बाय बैंक, बैंक की गड़बड़ी, मतलब बैंक के द्वारा कुछ किया गया है, हम लोग ने अभी कुछ नहीं किया, इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट इंटर्ड इनटू कैश बुक। तो यानी हमारा कैश बुक क्या है, न्यूट्रल है। और बैंक पासबुक ने क्या किया है, मेक बाय बैंक, क्या किया, पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी, यानी कि हमारे बैंक में जो मेरा पैसा था यानी कि वो डाउन हो गया होगा। यानी कि डाउन होने का मतलब क्या है, निगेटिव। निगेटिव को हम लोग ने दूसरी चीज़ क्या बोली हुई है बैंक पासबुक के अंदर, डेबिटेड, यानी कि अनफेवरेबल। अब बैंक पासबुक डाउन हो गया है और कैश बुक हमारा अभी यहाँ पर है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैंक पासबुक के पास जाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई 100 रुपये की पेमेंट की होगी, ठीक है, तो 100 रुपये लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक बट नॉट इंटर इनटू कैश बुक। समझ में आ रहा, बैंक चार्जेस डिडक्ट रहती है कि बैंक के द्वारा और अपनी कैश बुक में चढ़ाए नहीं गए, बिल्कुल सेम है जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके ऊपर वाले में किया है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो कोई बैंक चार्जेस होंगे, बैंक ने डिडक्ट कर दिया रातों रात। अब कैश बुक में तो कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है बैंक बट नॉट इंटर, जब इंटर नहीं हुआ तब इंटर कर लेंगे, है ना। अब इंटर हुआ ही नहीं तब इंटर कर लेंगे। तो कैश बुक हमारी अभी क्या है, न्यूट्रल थी। और बैंक पासबुक में हमारे साथ क्या हुआ था, डाउन हो गई थी हमारी बैंक पासबुक। डाउन होने का मतलब है, बैंक पासबुक का डाउन होने का मतलब क्या है, डेबिटेड, अनफेवरेबल। ओके, अब कैश पासबुक डाउन है, कैश बुक तो मेरी ऊपर है, तो उसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि कैश बुक में हम लोग को एंट्री करनी पड़ेगी कि जो है भैया बैंक जब मैंने चार्जेस अपने काटे हैं, तो हम लोग अपना कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक में यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेस 100 रुपये 150 रुपये जो भी थे, मान लेते हैं 1000 रुपये। तो यहाँ से 1000 रुपये हम लोग को माइनस करने पड़ेंगे कैश बुक में। माइनस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर पेमेंट में चढ़ा दीजिए, अपने आप एक्सपेंस में आ गया वो कैश बुक के, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरा सवाल करते हैं जो कि हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको करने के बाद हम लोग इस लेक्चर को सम अप कर देंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रहेगी। ओके। हरी लिमिटेड हैज़ अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, हरी लिमिटेड का बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑन 31 मार्च 2022 द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 1,54,300। 1,54,300 रुपये का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कैश बुक का। अब आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, अब तक आप अगर आपने सही से पढ़ा होगा बिल्कुल बता दोगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ। ठीक है, पॉजिटिव हुआ और निगेटिव हुआ, आप मेरे को बताइए प्लीज़। अंदर से हमको लग रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। ग्रेट, पॉजिटिव हुआ क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर आपने पेमेंट चढ़ाया, ये हमारा कैश बुक है। ठीक है, ये आपका रिसीव कर रहे हो पेमेंट और यहाँ पर आप एक्सपेंस दिखा रहे हो, पेमेंट करो या एक्सपेंस करो जो भी कर रहे हो वॉट। तो यहाँ पर आप अपना एक्सपेंस चढ़ा रहे हो, यहाँ पर आप अपनी रिसीव चढ़ा रहे हो। मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये आपने रिसीव किया, एक्सपेंस किया 50 रुपीज़। तो जो 50 रुपीज़ का यहाँ डिफरेंस अराइज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बैलेंस। क्यों पॉजिटिव बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि हमको 100 रुपये मिले और खर्च हमने किए सिर्फ 50 रुपये, तो 50 रुपये तो मेरे पास फ़ायदा हुआ ना, तो हमारा 50 रुपये फ़ायदा का मतलब क्या, पॉजिटिव। तो ये 1,54,300 कहाँ लिखा होगा कैश बुक में, यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा। ठीक है। However, the bank statement showed a different balance on that day। तो बिल्कुल बैंक तो डिफरेंट दिखाएगा दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यों दिक्कत हो जाती है, ऐसा क्यों होता है कि बैलेंस मैच अलग हो जाता है, कैश बुक का पासबुक से मैच नहीं कर पाता है, इस वजह से नहीं कर पाता है। चलो अब यहाँ पर आते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक 7,545 रुपये। ठीक है, 7,545 ओनली। ओके। हाँ, चेक डिपॉजिट करी बैंक में, जैसे कि वो स्टार्टिंग वाला पहला क्वेश्चन था ना, 10,000 रुपये की चेक बैंक में डिपॉजिट करी थी। नॉट येट क्रेडिटेड, नॉट येट क्रेडिटेड मतलब बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। अच्छा, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया यानी कि फेवरेबल, बैंक का क्रेडिट यानी कि फेवरेबल और कैश बुक का क्रेडिट यानी कि अनफेवरेबल। ठीक है, उस चार्ट को जो मैंने बनाया था इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर आप रखोगे ना, तो सच बता रहे इतना कॉन्फिडेंस आएगा सवाल को लगाते लगाते, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको आपको दिखा दिया था। ठीक है, इसको बस दिमाग में आपको रखना है। देखो बैंक पासबुक यहाँ पर दिया हुआ है, बैंक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस है। तो अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। हाँ, तो चेक डिपॉजिट की बट नॉट क्रेडिटेड बाई द बैंक 7,545, मानी क्या हुआ होगा, कैश बुक हमारा ये है, कैश बुक में हमने क्या किया होगा, 7,545 से क्या किया होगा, बैलेंस को बढ़ा लिया होगा। क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास चेक तो आ गई लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट ही नहीं करी, मेरे खाते में ही नहीं डाली, यानी कि बैंक पासबुक तो मेरा डाउन ही चल रहा है अभी तक, न्यूट्रल ही है। तो हमें बैंक पासबुक के पास जाना पड़ता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया हुआ है। बैंक पासबुक को कैश बुक के पास नहीं आना है, क्योंकि बैंक पासबुक में हमारे ऑफिसर नहीं बैठे हैं जिनसे हम कह देंगे भाई एक काम करो बैंक पासबुक को एडिट कर दो, ऐसा नहीं होगा। हम लोग अपने को खुद को खाते को सही करना है। हम लोग अपना कैश बैंक रिकन्सिलेशन बैंक नहीं बनाता, हम लोग बनाने बैठते हैं अपने पास। तो जब हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग अपने कैश बुक को मैच कराएंगे कि बैंक पासबुक को मैच कराएंगे, उन दोनों के डिफरेंस को ही तो हम लोग देखेंगे। इसलिए कैश बुक को बैंक पासबुक के पास जाना पड़ेगा, यानी कि जो कैश बुक को बढ़ाया था 7,545 से, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, फिर नीचे हम लोग फॉर्मेट के अंदर भर देंगे इसको। चेक इशू की बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,076 रुपये। चेक इशू करी, चेक इशू का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को पेमेंट करी है चेक के थ्रू। इशू का मतलब हमने किसी को पेमेंट करी है चेक के थ्रू, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक जिसको हमने चेक दी है उसने अभी तक बैंक में नहीं लगाई। नहीं लगाने की वजह से अभी तक हमारे खाते से इतना अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है। यानी कि कैश बुक में हमने क्या किया होगा, जब पेमेंट करी होगी तो दिखा दिया होगा कि भाई हमने अपने पास से पेमेंट कर दी। पेमेंट करने का मतलब हमारे पास से बैलेंस कम हो गया, यानी कैश बुक हमारी डाउन हो गई थी। लेकिन बैंक पासबुक में जो हमारी जो पासबुक है वो तो अभी बराबर चली, क्योंकि अभी उसमें क्या है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुई है। तो हम लोग अपने बैंक पासबुक के पास पहुंचेंगे तो यानी कि हम लोग अपना बैलेंस को बढ़ा लेंगे, कितने से, 8,076 से। ओके, हमारे पास जगह कम पड़ रही है, हमें लग रहा है नीचे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहला वाला 7,545 हमारा निगेटिव होगा। अब देखो पहली, अब दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर क्या होता है। पहले अब हमारा ये स्टेटमेंट आप देख लो, इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट बनाना है।
आप यहाँ पर प्लस में प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, आपको फॉर्मेट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। फॉर्मेट बनाओगे अच्छे से तो आपको अच्छे से ही नंबर मिलेंगे। टीचर को, जो हमारे टीचर होंगे, वो देखेंगे कि हाँ बच्चे ने खूब पढ़ाई की है अच्छे से, उसको फॉर्मेट तक एटलीस्ट तो बनाने आ ही रहा है। लेकिन फॉर्मेट के तो आपको नंबर मिलने नहीं है, मिलने तो आपको क्वेश्चन के। लेकिन अगर आप फॉर्मेट के साथ साथ आप अपने अच्छे से सवाल भी किया होगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये फॉर्मेट बना लेना। तो अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300, यानी कि कैश बुक अपना डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 1,54,300। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस एज पर किसके किसके एज पर, कैश बुक के एज पर। ठीक है, तो एज पर कैश बुक, बैलेंस हमारा एज पर कैश बुक कितना दिखा रहा है, 1,54,300। आप बोलेंगे सर आपने प्लस में क्यों लिखा, अभी बता चुका हूँ कि डेबिट बैलेंस बोला है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। किस में पॉजिटिव होता है, कैश बुक में पॉजिटिव होता है। तो जब हम यहाँ लिख रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस 1,54,300 मैंने यहाँ पर इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा आते हैं यहाँ पर, जो हमारा पहला नंबर पर था उस पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डेबिट किया है 7,545 निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव यानी कि माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7,545। ठीक, दूसरा हमने क्या किया है, दूसरा को हमने पॉजिटिव किया है 8,076, 8,076। ये 8,076। तीसरे में आते हैं, तीसरे में क्या कह रहा है, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस कुछ काटे मेरे खाते से, तो क्या हमको पता चल गया, नहीं पता चला। जब स्टेटमेंट मंगाया तब पता चला। तो अब क्या करेंगे, चार्जेस काटे 113 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पर कैश बुक को हमारे पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो गया भाई बैंक पासबुक के अंदर। बैंक पासबुक वाले ने क्या किया कि भाई 113 रुपये मेरे खाते से उड़ाया, यानी कि मेरे खाते को निगेटिव कर दिया। अब कैश बुक को किसके पास जाना पड़ेगा, बैंक पासबुक के पास जाना पड़ेगा। पासबुक को कैश बुक के पास नहीं जाना पड़ेगा, कितने से नीचे आना पड़ेगा, 113 से। ठीक, बैंक रिसीव्ड बाय द बैंक, चेक रिसीव बाय द बैंक, चेक रिसीव हुई बैंक के पास डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स ऑफ 1,13,520 रुपये। मतलब क्या हुआ होगा कि किसी कस्टमर ने क्या किया, चेक रिसीव बाय द बैंक, चेक मिली बैंक को, मेरे एक डेटर को सीधे चेक मिली बैंक के पास। ठीक है, फिलहाल इस तरीके का तो काम नहीं होता। चेक तो पहले हमारे पास आती है, उसके बाद बैंक के पास जाती है। लेकिन आजकल तो आरटीजीएस, नेफ्ट और नेट बैंकिंग वगैरह चलती है। तो किसी कस्टमर ने क्या किया है, डायरेक्टली मेरे खाते में पैसे डाल दिए हैं। इसको आप देखो अच्छे से, एक एक इलस्ट्रेशन को ढंग से पढ़ो। अगर जरा सी भी गलती कर दी तो आप हो सकता है प्लस की जगह माइनस में लिख दो। ठीक है, तो समझो उसको क्या बोला, तभी मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया फिर ट्रिक आपको समझाई। ठीक है, आपको एक बार तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ट्रिक आपको याद आए चाहे ना आए, आप बहुत अच्छे से करके आओगे फटाफट। चेक रिसीव, चेक रिसीव हुई है, पेमेंट नहीं हुई है, रिसीव हुई है। रिसीव हुई यानी कि पॉजिटिविटी हुई है, यहाँ पर पॉजिटिविटी वाइब आई है यहाँ पर बैंक की तरफ से। ठीक है, चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेटर्स का मतलब क्या होता है, मेरे कस्टमर ने हमको पेमेंट करी 13,520 रुपये से, यानी कि कैश बुक को पता ही नहीं चल पाया, रातों रात आप करोड़पति बन गए। बैंक पासबुक के पास डायरेक्टली पेमेंट आ गई डेटर की। तो जब पेमेंट डायरेक्टली डेटर के पास पेमेंट आई, तो बैंक पासबुक ने क्या किया होगा, हमारे खाते को बढ़ा दिया, कितने से, इतने से बढ़ा दिया, और कैश बुक हमारा यहीं बैठा रह गया। तो अब क्या करेगा, कैश बुक बैंक पासबुक के पास जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि प्लस करेगा 13,520 रुपये प्लस कर लेंगे, है ना। तो आइए फोर्थ नंबर, 13,520 रुपये। ओके, यस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम तो बैंक के द्वारा पेड होती है ना, तो बैंक ने पेड करती स्टैंडिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई हर महीने की इस तारीख को ये अमाउंट कट जाए। जैसे कि ईएमआई वगैरह होती है ना, जब हम लोग लोन पे कोई सामान वगैरह लेते हैं तो उसकी ईएमआई कटती है, हम लोग के बिना पूछे कट जाती है, क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए होते हैं कि इतने इतने रुपए की ईएमआई इस बैंक को आप इस तारीख को
दे दीजिएगा, है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दी, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला, तो क्या लिखा हुआ, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी कि 1540 रुपये से, यानी कि कैश बुक हमारी आराम से बैठी रहेगी और बैंक पासबुक में अमाउंट हमारा माइनस हो गया। तो अब हम लोग को कैश बुक को नीचे लेके आना पड़ेगा, यानी कि निगेटिव करना पड़ेगा 1540 से। ठीक है, तो 5 नंबर से निगेटिव करते हैं। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखना होता है, ऐसा नहीं कि अपने से छोड़ दिया। ठीक है, अभी एक मैं लिख के दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम का डिविडेंड वाला लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ ₹100। ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है सर, कहेंगे डिविडेंड क्या होता है। जब आपने शेयर मार्केट का नाम सुना है ना, तो जब आप पैसा शेयर में लगाते हो तो आपको जिस कंपनी में पैसे लगाएंगे, ज़्यादा पैसे, 100 रुपये नहीं होता है, ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो आपको क्या होता है कि आपको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड आपके बैंक में ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब बैंक में ऑटोमेटिकली डिविडेंड क्रेडिट किया जाता है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, जब हम लोग स्टेटमेंट उठा करके देखेंगे। जब स्टेटमेंट उठा करके देखा हम लोगों ने, तो देखा कि इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ था, उस कंपनी ने हम लोग को डिविडेंड दे रखा है। तो अब यहाँ पर दिखा रहा है कि जो अभी हरी कंपनी की जो बात हो रही है, इसमें 100 रुपये कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, बट डिविडेंड मैंने आपको बता दिया कि जब हम लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं शेयर के थ्रू, तो हम लोग को कंपनी एक मुनाफा जो कंपनी को होता है उस पैसे से, वो हम लोग को थोड़ा बहुत बांट देती है आपस में। तो उसको हम लोग नथिंग बट अ डिविडेंड बोलते हैं। ओके, तो 100 रुपये हमको दिए, तो यानी कि हमारे पासबुक में क्या हुआ होगा, 100 रुपये जब आए होंगे तो पासबुक मेरी 100 रुपये से बढ़ गई होगी, और कैश बुक हमारी बैठी की बैठी रहेगी। फिर हम लोग उसको ऊपर लेके गए बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैश बुक को ही पासबुक के पास जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ लिखेंगे आप, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड इनटू कैश बुक। ओके, कितने से, 100 रुपये से, 100 रुपये का था डिविडेंड। ठीक है, प्लस पे हमने इसको लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये तो पूरा हमारा हो गया इधर, है ना। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर पूरा टोटल मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि सबसे ज़्यादा टोटल किधर की साइड आ रहा है। तो आप कहेंगे सर प्लस की साइड सबसे ज़्यादा टोटल आ रहा है ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर को खोलते हैं फटाफट और बस इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इधर आइए। ओके, 1,520 प्लस 100 रुपीज़, 1,75,996। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1,75,996 ओनली। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जो मेरा माइनस साइड है, 46 प्लस 113 प्लस 75,996 माइनस कितना था भूल गया मैं, 9,198 माइनस 9,198। ओहो, यानी कि 1,66,798 का यहाँ पर डिफरेंट अराइज हुआ। 1,66,798 का यहाँ पर डिफरेंट अराइज हुआ, 996। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट अराइज हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर हमने शुरुआत किससे करी थी, एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, एज पर पासबुक। किसके एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, बैंक पासबुक का जो बैलेंस आया वो आया 1,66,798 रुपये। किस साइड आया, माइनस साइड आया। तो माइनस साइड का क्या मतलब हुआ, माइनस साइड का मतलब हुआ सर कि ये हमारा किस साइड आ रहा है, जब अभी प्लस कर रहे हैं, मतलब यानी कि जब हम लोग डेबिट कर रहे हैं कैश बुक के अंदर तो वो फेवरेबल है, डेबिट कर रहे हैं कैश बुक के अंदर तो वो फेवरेबल है। यानी कि अभी यहाँ पे लोग कैश बुक बैलेंस पर कैश बुक लिखे हुए थे, तो यानी कि जो माइनस दिखा रहा है वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस हुआ, किसका, बैंक पासबुक का हुआ, क्योंकि यहाँ पर उल्टा चल रहा है ना, जो कैश बुक है वो तो बैंक पासबुक से उल्टा चला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि
अभी आप इसको मान लीजिए कि उल्टा चल रहा है, रीज़न भी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है बैंक का। बैंक का क्या है, पॉजिटिव बैलेंस, 1,66,798 रुपये हमारा बैंक का पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। एक चीज़ की आपको गार्ड बांध लेनी है कि ऊपर जो आपने लिखा है एज पर कैश बुक, तो नीचे एज पर पासबुक ही होगा। ऊपर अगर आप एज पर पासबुक लिखोगे तो नीचे एज पर कैश बुक होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। बाकी अभी थोड़ा बहुत टॉपिक इसमें बचा है, थोड़ा बहुत उसको अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको इसको बिल्कुल रट लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप किसी भी टाइम कमेंट करिएगा, सबका रिप्लाई आपको मिलेगा। ओके, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।